हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोग स्फेरिकल मिरर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास क्या सवाल है यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। आपके वो लिखा है कि आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है, फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। फिलहाल में एक ऑब्जेक्ट है जिसकी यहाँ से डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है और ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे एसएचएम कर रहा है। उस एसएचएम का आपको एम्पलीट्यूड दे रखा है 2 mm। कितना? 2 mm। आपसे बोला गया है जो इसकी इमेज होगी वो भी सीधी सी बात एसएचएम कर रही होगी। आपको जो इसकी इमेज है उसके ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड बताना है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इस सवाल को पहले तो आप अपना दिमाग लगा के देख लो, फिर बताता हूँ कैसे अप्रोच करना है। देखो, कैसे अप्रोच करना है इस सवाल को। ऐसे अप्रोच करना भाई साहब, हमें बताया कि मान लो मेरे पास एक रॉड रखी हुई हो ऑब्जेक्ट की तरह प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है, और मेरे को इसकी लेंथ बतानी हो इमेज की, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले कॉर्नर का देखूंगा, इसके लिए यू कितना है, ठीक है, फोकल लेंथ पता ही होगी, इसके लिए वी निकाल लूंगा, V1 आ गई। ऐसे ही इसके लिए V2 निकाल लूंगा, उन दोनों के बीच की जो सेपरेशन होगी V1 और V2 के बीच में, वही लेंथ ऑफ इमेज ऑफ रॉड हो जाएगी। ठीक। अब कुछ कुछ ऐसी कहानी यहाँ पे मानते हैं, मैं ऐसा मान लू ना कि यहाँ पे 2 mm एम्पलीट्यूड है, तो 4 mm की एक रॉड है। क्या है? 4 mm की एक रॉड, या फिर आधी वाली मान लो 2 mm की एक रॉड है। तो हमें क्या करना है, ये बताना है कि वो 2 mm की रॉड जब इमेज बनेगी उसकी तो वो कितने mm की हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो एक तो ये तरीका है एक्यूरेट आंसर पाने के लिए, ये 30 सेंटीमीटर है तो आप एक बार यहाँ पे ये जो मीन पोजीशन वाली डिस्टेंस थी वो 30 सेंटीमीटर दे रखी, तो इस वाले एंड की डिस्टेंस मान लोगे आप कितनी, जो ये वाला राइट एक्सट्रीम है 30 सेंटीमीटर माइनस 0.02 सेंटीमीटर, तो उससे U1 आएगा, फिर V1 निकाल लोगे। ऐसी मीन पोजीशन की डिस्टेंस निकालोगे, 30 सेंटीमीटर है ये, उसके लिए निकालोगे, फिर क्या करोगे, जो भी V1 V2 आएंगे उनको माइनस कर दोगे तो नेट एम्पलीट्यूड आ जाएगा। और आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होगे कि जो 2 mm डिस्टेंस है ये 30 सेंटीमीटर कंपैरिजन में बहुत ही छोटी है। एक तो वो तरीका जो मैंने आपको बताया, अभी उससे करके देखो सही आंसर आएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, एकदम एक्यूरेट आंसर वो होगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये डिस्टेंस जिस जिस एम्पलीट्यूड से पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, वो डिस्टेंस इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से, इसके पोल से जो दूरी है उससे कहीं छोटी है, तो इस केस में हम लोग ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। क्या अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं, आइए देखो, देखते हैं। मेरे को पता है क्या, कि मैं ये लिख सकता हूं भाई साहब कि हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था कि नहीं, लास्ट लेक्चर में 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। तो क्या यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे लिख लू -1/v² -1/u² इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इधर उधर करके देखना, dv/du इज इक्वल टू -v²/u²। ये v और u इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब dv क्या है, थोड़ा सा हल्का सा चेंज है इमेज की डिस्टेंस में, और du का है वही थोड़ा सा चेंज है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में। अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ खिसक गया, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम आ गया, तो बहुत ज्यादा किसका है, बिल्कुल इतना सा किसका है, इतना सा किसका है, तो मैं उस डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूँ, du। और मेरे को उसी के करस्पॉन्डिंग dv ही तो निकालना है, तो उस केस में मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। लेकिन कब कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ जब ये du हो, यानी कि ये डिस्टेंस उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के भी, प्रिंसिपल एक्सिस से जो दूरी है, सॉरी पोल से जो दूरी है उस डिस्टेंस से बहुत ही छोटी हो। तो आराम से क्या करेंगे, यहाँ पे हमको dv निकालना है, ठीक है, उसके बाद में du कितना दे रखा है हमको, 2 mm इज इक्वल टू -v²/u², तो -v/u का होल स्क्वायर कर लेते हैं, v की वैल्यू उसमें वही 60 आएगी, बार बार कर चुके हैं हम लोग, -60 v²/u², u की वैल्यू 30, तो इसका स्क्वायर कर लिया मैंने, ये 2 बार कट गया, और ये 4 दूनी 8, तो dv की वैल्यू कितनी आ गई, -8 mm। ये तो खाली डायरेक्शन दिखाता है कि अगर ये इधर भागेगा तो ये इधर भागेगा, उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इससे हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या आ गया, जो इमेज का एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, 8 mm। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, एक सवाल तो मेरे को आपको ये बताना था, दूसरी एक और चीज मेरे को बतानी थी। अच्छा, हम लोग नॉर्मली ऐसे डिस्कशन करते हैं कि अगर कोई लाइट की रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो बाद में क्या होगा, मिरर से टकराने के बाद, कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद फोकस से जाएंगी, और कॉन्वेक्स मिरर से जाने के बाद, मतलब टकराने के बाद ऐसा लगेगा फोकस से जा रही हो लौट कर, ऐसा आपको पता है नॉर्मली। ठीक है, मैं तो ऐसे केस का मान लो डिस्कशन करता हूँ कि मेरे पास है तो एक कॉनकेव मिरर ही, ठीक है, अब क्या हो रहा है, इस पे लाइट रेस गिर रही हैं और लाइट रेस पैरेलल भी हैं, लेकिन एक बात बोल रखी है कि जो लाइट रेस गिर रही है ना वो पैरेलल तो है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो मुझे बताओ वो फोकस पे मिलेंगी क्या, तो आंसर है नहीं, फोकस पे कतई नहीं मिलेंगी। तो कहां मिलेंगी भाई, हाँ लेकिन फोकल प्लेन में जरूर मिलेंगी। फोकल प्लेन क्या है भाई, फोकस से पास करता हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, आप एक प्लेन इमेजिन कर लें, वो जो प्लेन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल प्लेन, उसमें मिलेंगी। कैसे मिलेंगी देखते हैं, मान लेते हैं कि जो लाइट रेस आ रही हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रही हैं, कुछ भी मान लेते हैं थीटा, कितना, थीटा।
तो क्या होगा, कुछ ऐसे बना लो इसको, एंगल को थीटा, ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा। अच्छा ये लाइट गिरी थीटा पे करी है, तो इस पॉइंट पे अगर नॉर्मल डालना तो ऐसे मिला दो, और वैसे ही हमें पता है कि अगर पोल पे करती है जिस एंगल पे आई है प्रिंसिपल एक्सिस का, तो उसी एंगल से चली जाती है। क्या होगा, ये लाइट रेस ये ऐसे आई, ये लाइट रे मान लो टकरा के कुछ ऐसे आई, और ये लाइट रे मान लो टकरा के कुछ, मान लेते हैं ये कुछ ऐसे, ठीक है, मान लो यहाँ पे आके मिल गई फाइनली। तो ये जो प्लेन है यहाँ पे, अगर मैं एक परपेंडिकुलर प्लेन मानता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो यही प्लेन क्या होगा, फोकल प्लेन। अगर ये फोकल प्लेन है तो इसकी पोल से कितनी दूरी होगी भैया, ये पोल से जो दूरी है इसकी, ये हो जाएगी एफ। आपसे क्या बोला जाएगा कि लाइट पैरेलल लाइट रेज आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा, कितना एंगल थीटा। तो आपसे बोला जाएगा कि इसकी वजह से जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ, इसकी ये कुछ हाइट हो गई, साइज हो गया ऑब्जेक्ट का, साइज हो गया इमेज का, ठीक है। तो आपसे बोलेंगे कि इमेज का साइज कितना है, इसको कुछ मान लेते हैं हम लोग h। तो कैसे निकालेंगे इसको, सिंपली ये मेरे पास एक ट्राइंगल आ जाएगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, तो यहां से इस ट्राइंगल से मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली सी tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन f, और थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा को क्या लिख लेंगे, थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू मेरे पास आ जाता है h बाई f, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f इंटू थीटा। ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रहे तो ठीक है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात खास नहीं, निकाल लेंगे। क्या बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। जब मैं वो पढ़ाऊंगा ना आपको टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप वगैरह, हालांकि बहुत सारे लोग छोड़ जाते हैं टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप वगैरह, कुछ नहीं आएगा कुछ नहीं आएगा कुछ नहीं आएगा, लेकिन आप देखो पिछले ही साल जब हमारा पेपर हुआ था जैम 2021 का, अब तो आपके लिए तो खैर लास्ट टू लास्ट ईयर हो जाएगा, जैम 2021 के पेपर में जो मेरे सामने पहला क्वेश्चन आया था वो ऐसे ही था, जिसमें कि आपके पास माइक्रोस्कोप था, टेलीस्कोप था, और उसकी रिजॉल्विंग पावर के फॉर्मूले पे वो सिर्फ सवाल था कि अगर इसकी वेवलेंथ घटा देंगे, तीन आपको दे रखे थे, इसकी वेवलेंथ इतनी, इतनी वेवलेंथ, इतनी वेवलेंथ, तो उनकी रिजॉल्विंग पावर वगैरह कंपेयर, खैर जब पढ़ाऊंगा तब डिस्कस करेंगे उस चीज को। पर आपको ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स का भी ध्यान रखना है, समझ में आनी चाहिए बात के कैसे करना है क्या करना है, छोड़ कर नहीं जाना है। ये चीज समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे रिफ्रैक्शन की तरफ, ठीक। इनके आगे आएगा इनका भी यूज, फिर और देखेंगे इनको, अभी रिफ्रैक्शन पे चलते हैं आगे, ठीक। तब तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में, यहाँ से शुरू हो जाता है। अब वो बातें तो हम सारी करेंगे नहीं, है ना, जैसे तुम स्कूल में किया करते थे, ये ड्राइव करो वो ड्राइव करो, ठीक है, स्नेल्स लॉ आपने करा होगा, जो भी कुछ है, खैर हम तो इस पाते हैं रिफ्रैक्शन पे। मेन मुद्दा सवाल होगा कैसे करना है, पता ही होगा आपको, स्नेल्स लॉ पे बेस्ड सवाल आएंगे। n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। n1 पहले वाले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, n2 दूसरे वाले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसमें बन रहा होगा वो सब आपको पता है। रेयर से डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। याद क्या रखनी है, खास बात आपको ये याद रखनी है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगी तो उसकी वेवलेंथ बदलेगी, उसकी वेलोसिटी बदलेगी, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो क्या होगा फिर देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया आई, इस वाले मीडियम की रिफ्रैक्टेड इंडेक्स हो गई n1, यहाँ से ये मान लो यहाँ गया, ये मैंने नॉर्मल बना दिया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया नॉर्मल के साथ r, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, ये हो गया n2, तो क्या लिखूंगा मैं, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। क्या बात समझ में आती है, तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू n2 बाई n1। अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता है कि n बराबर क्या होता है, c बाई v, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, c अपॉन v2 अपॉन c अपॉन v1, तो फाइनली c कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, v1 अपॉन v2। अच्छा इस v1 अपॉन v2 को भी आगे बढ़ाया जाएगा, बढ़ा सकते हैं क्या, v1 की जगह मैं लिख सकता हूँ f लैम्डा 1 और v2 की जगह लिख सकता हूँ f लैम्डा 2। वेव से कनेक्ट हो गया, v इक्वल टू एफ लैम्डा फॉर्मूला बताया था, है ना। अब इसमें कोई कंफ्यूजन के वैसे चांस नहीं है। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दिया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाए तो सेम रहती है, बदलती नहीं है, तो एफ से एफ कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, समय आने पर यूज ले लेंगे। ये बात समझ में आती है। एक और चीज आप एक्स्ट्रा याद रखें, क्या, जैसे n2 है, आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये फॉर्मूला देखा होगा, कभी नहीं देखा है तो आज देख लेना, बाकी मैं बता देता हूँ एक बार। आपको पता है c इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, होता है म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे को किसी और मीडियम में लाइट की स्पीड लिखनी है v, तो क्या लिखता है, v इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू ऑफ मीडियम एप्सिलॉन ऑफ मीडियम। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू ऑफ मीडियम की जगह म्यू नॉट इंटू म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन एम की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मैं इसको आगे ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई म्यू आर एप्सिलॉन आर, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, देखना,
ये जो टर्म था 1/√μ0 इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया भाई c, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ c/√μr, लेकिन हमें तो पता है v इज इक्वल टू c/n होता है, तो यहां से आप एक फॉर्मूला याद रखें, आपके उसमें भी काम आएगा ये ईएम वेव्स का, आपने पोलराइजेशन वगैरह अगर पढ़ा होगा तो आपको उसमें इक्वेशंस दे देते हैं, या फिर नॉर्मल कोई ईएम वेव की इक्वेशन दे देंगे कुछ भी, ठीक है। तो आपको क्या होता है, पहले उससे पहला वाला टर्म होगा, उसकी मदद से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह की इक्वेशन वगैरह से लाइट की स्पीड बतानी होती है उस मीडियम में, लाइट की स्पीड पता चल गई आपको उस मीडियम में, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा, और आपसे बोल देंगे कि जो मीडियम है ना वो आपका नॉन मैग्नेटिक मीडियम है, नॉन मैग्नेटिक मीडियम जैसे शब्द यूज कर ले तो इसका मतलब क्या है कि उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी है 1, म्यू आर की वैल्यू 1 हो जाती है, और फिर आपसे पूछते हैं कि बताओ इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा एप्सिलॉन आर, तो वहां भी काम आता है, ठीक है, यहां तो काम में लेंगे। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, n इज इक्वल टू √μr एप्सिलॉन आर। तो यहां से ये जो n2/n1 है ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं √μr1 μr2 εr2 अपॉन √μr1 εr1, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो बेसिक सी बात थी, हम आगे सवालों की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले एक छोटी सी चर्चा और, जैसे याद है हमने रिफ्लेक्शन के टाइम पे क्या करा था, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन, यानी कि प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन, फिर उसके बाद स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन कराया, अब यहाँ पे क्या करा रहे हैं, पहले प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन करा रहे हैं, प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन, और फिर जब ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन करा लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। अब जब मैंने प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन वगैरह कराया तो वहां पे आपको एंगल ऑफ डेविएशन की बात करी थी, ऐसे यहाँ पे भी एंगल ऑफ डेविएशन की बात हम लोग करेंगे। सोचो अगर ये रे सीधी जाती रहती तो क्या ऐसे जाती रहती, लेकिन क्योंकि इसमें रिफ्रैक्शन हुआ तो ये थोड़ी इधर मुड़ गई, अगर थोड़ी इधर मुड़ गई तो यही जितनी मुड़ी इसी को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, कितनी मुड़ गई, डेल्टा इज इक्वल टू ये पूरा एंगल माइनस ये वाला एंगल, और ये पूरा कितना है आई के बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, तो डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा आई माइनस आर। अरे ये क्या बात हुई, अभी तो आई बड़ा था आर छोटा था, तो आई माइनस आर हो गया, कल को ऐसा होता कि डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही होती तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ती, यानी कि ये कुछ ऐसे मुड़ती, ये ऐसे आई और ऐसे जाने की जगह कुछ ऐसे मुड़ गई, तो क्या होता, ये पूरा आर होता और ये आई होता, तब डेल्टा कितना हो जाता, इतना, तो ये डेल्टा की वैल्यू फिर मैं कितनी लिखता, आर माइनस आई, तो बड़ा माइनस छोटे कर लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये चीज समझ में आ गई, ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। अब देखो आपको एक सवाल दे रखा है, इसमें क्या बोला है, एक स्फीयर है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है आपको √3, यहाँ से एक लाइट की रे इंसिडेंट कराई गई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री पे, बाहर का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दे रखा तो क्या मान लोगे, एयर, ठीक है, सीधी सी बात है। अब क्या बोला गया है आपको कि जब ये रे यहाँ पे पहले रिफ्रैक्शन होगा, इसके अंदर जाएगी, फिर यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, फिर बाहर जाएगी, जब ये स्फीयर को लीव करेगी, फाइंड आउट द नेट डेविएशन व्हेन द रे लीव्स द स्फीयर, स्फीयर को लीव करेगी तब नेट डेविएशन कितना होगा, एक बार ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ सॉल्यूशन, देखें। देखो भाई क्या बोल रखा है, ये 60 डिग्री हो गया, पहले मैं यहां लगा लेता हूं स्नेल्स लॉ बड़े आराम से, क्या लिखूंगा 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन आर, ये इस पॉइंट पर नॉर्मल डाला जाएगा ना, इस पॉइंट पर नॉर्मल डालेंगे तो क्या सेंटर से मिला दिया, तो ये खुद ही नॉर्मल दे रखा है, तो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, साइन 60 वैल्यू √3/2, √3 से √3 कट गया, साइन आर की वैल्यू 1/2, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, तो यहां से जो रे जाएगी वो इस नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाएगी 30 डिग्री, तो कुछ ऐसे जाएगी, ये एंगल 30 डिग्री। इसके बाद क्या भाई, यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा इस पॉइंट पर, अब इस पॉइंट पे फिर से रिफ्रैक्शन होना है तो मेरे को एंगल ऑफ इंसिडेंस पता होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करूंगा, नॉर्मल बना दूंगा, नॉर्मल कैसे बनाऊंगा, इसको सेंटर से मिला दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिला दिया मैंने सेंटर से, तो ये बन गई नॉर्मल, तो अब मेरे को ये एंगल चाहिए, अब ये एंगल बता सकते हो कितना होगा, बहुत आराम से बता सकते हो, ध्यान से देखना, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है रेडियस के, अगर ये वाली साइड बराबर है तो ये वाला एंगल बराबर होगा, ये 30 तो वो भी 30, तो यहां पे फिर से लगाता हूं क्या, √3 इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन आर, तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, तो जब रे इसको लीव करेगी तो कैसे लीव करेगी, इस नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाते हुए 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए, तो ऐसे लीव कर गई। तो अब नेट डेविएशन क्या हुआ, सिंपल सा क्या करना है, इस वाले डेविएशन को जोड़ लेता हूं, देखेंगे जोड़ना घटाने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिपेंड करता है, जा रही थी ऐसे चली गई ऐसे, तो क्या इतना डेविएट हो गई, ΔI की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 माइनस 30 यानी कि 30 डिग्री, क्या बात समझ में आ रही है भाई, ठीक। ऐसे यहाँ पे देखते हैं, जा रही थी ऐसे चली गई ऐसे, तो क्या इतना डेविएट हो गई भाई, यहाँ पे कैसा डेविएशन था क्लॉकवाइज, यहाँ पे भी डेविएशन क्लॉकवाइज, मतलब जो भी आएगा जुड़ेगा, ΔI की वैल्यू कितनी हो जाएगी
अगेन क्या करें, पूरे में से इतना माइनस कर दो, 60 माइनस 30 तो कितना आ जाएगा, 30। तो अब क्या करना है भैया, डेल्टा नेट निकालना है। तो डेल्टा नेट इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, वो भी कैसा, क्लॉकवाइज। तो कुल मिला के 60 डिग्री क्लॉकवाइज ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, ये समझ में आ गया तो अगले सवाल पे चलते हैं। बहुत आसान सा सवाल है, खाली वार्म अप कराने के लिए। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो भाई, यहां से आगे चर्चा करते हैं हम लोग रियल एंड एपरेंट डेप्थ की। लास्ट में तो एक फॉर्मूला निकालेंगे, वो रटना होगा, है ना। नाम को आप समझ में आता है, 12वीं के बच्चे हो नहीं। रियल डेप्थ जो हकीकत में डेप्थ है किसी ऑब्जेक्ट की, किसी भी मीडियम के अंदर, ठीक है। और एपरेंट डेप्थ मतलब जो बाहर से कोई ऑब्जर्वर उसको देख रहा है, उसको अपीयर होगी। तो कर लेते एक बार बात। ये मैंने सरफेस मान लिया, ठीक है, जो कि बाउंड्री है, इन दोनों मीडियम्स को सेपरेट कर दिए। नीचे वाले की रिफ्रैक्टिवनेस मान लेते कुछ n1, ऊपर वाले की रिफ्रैक्टिवनेस मान लेते कुछ n2, ठीक है। मान लेते हैं कि हकीकत में यहां से डी डेप्थ पर, कितनी डेप्थ पर, डी डेप्थ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ, ये इसकी रियल डेप्थ हो गई। मेरे को क्या बताना है, इसकी एपरेंट डेप्थ। थोड़ी सीधी बना लेते हैं भाई लाइन को, बहुत ज्यादा टेढ़ी बन चुकी है। देख लेते भाई, ये डी, ये ऑब्जेक्ट, ये इसकी रियल डेप्थ, ठीक। अब क्या करा, मान लेते हैं बाहर यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर की बना दी मैंने बड़ी सी आंख। इतनी बड़ी आंख होती नहीं है, बना कैसे दी अभी बता देंगे भैया थोड़ी देर में, थोड़ा सब्र रखें। मैं क्या करूं, ये ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, कैसे देख सकता है, इससे रेज निकले और फाइनली इसकी आंखों में एंटर कर जाए। अगर कर गई तो देख पाएगा, नहीं तो नहीं देख पाएगा। मेरे को इमेज लोकेट करने के लिए मिनिमम कितनी रेज की रिक्वायरमेंट है पता है भैया, 2 रेज की रिक्वायरमेंट है। कैसे कैसे बना दूं, एक तो सीधी बना दूं। अगर मैंने ऐसे एक सीधी रे बना दी तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, 0, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0। तो क्या सीधी इसकी आंख में घुस गई, घुस गई जी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी एक और रे ले लेते हैं, मान लो ऐसे। अभी के लिए मान लेते हैं डायग्राम बनाते टाइम कि नीचे वाला मीडियम डेंसर है, ऊपर वाला रेयर है। अगर ये डेंसर से रेयर जाएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो थोड़ी ऐसे चली जाएगी, है ना, थोड़ी सी टेढ़ी मान लेना यार, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, आंख में नहीं घुसेगी भाई, तुम सब पलकों से देख रहा है। आंख ही बड़ी कर देते हम, हाँ नहीं तो ठीक। तो ये वाला जो एंगल है इसको मैं कह दूं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ये चीज समझ में आ गई। करना क्या है मेरे को, ध्यान से देखना, ये ऑब्जर्वर की आंख में एक तो ये वाली रे घुस रही है और एक ये वाली रे घुस रही है। ये क्या करेगा ऑब्जर्वर, इनको पीछे मिलाएगा रेज को, और जहां पे मीट कर जाएंगी इसको लगेगा कि वहीं पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हकीकत में ये ऑब्जेक्ट को देखेगा या उसकी इमेज को, उसकी इमेज को। ये रे पीछे बढ़ाई, ये रे भी मैंने पीछे बढ़ाई। जब इस रे को मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो कुछ यहाँ मिलती हुई लगेगी, यहीं पे इसकी आंख क्या समझेगी कि यहाँ पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, हकीकत में वो क्या है, इमेज। इसकी मान लेते हैं यहाँ से जो डेप्थ है वो है डी डैश, कितनी, डी डैश। ये सारी डेप्थ सरफेस से लिखी जा रही है, याद रखना, ठीक। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को डी डैश फाइंड करना है। क्या क्या गिवन है, डी पता है, n1 पता है और n2 पता है। और ये आदमी कैसे देख रहा है इसको, नॉर्मली देख रहा है, ठीक है, बिल्कुल जस्ट ऑब्जेक्ट ऐसे, तो उसके नॉर्मल के अलोंग जो रे आ रही होगी वहीं पे उसकी आंख रखी हुई है। तो भाई ये क्या बना दिया फिर मैंने, इतनी बड़ी आंख। इतनी बड़ी आंख मैंने इसलिए बनाई है खाली डायग्राम बनाने के लिए। बाकी तुम सोचो आंख कैसी होती, इतनी छोटी सी। अगर छोटी सी आंख होगी तो बेसिकली इतनी बाहर की रेज इसकी आंखों में नहीं घुस रही होंगी, ऐसी ही रेज इसकी आंख में एंटर कर रही होंगी जो कि नॉर्मल के बहुत करीब हैं। अगर नॉर्मल के बहुत करीब होंगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही कम होगा, ठीक है। हम उसी का यूज ले लेंगे, बस डायग्राम बना दिया ऐसे। क्या लिख दूं मैं, ऐसे लिख दूं क्या भाई, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। एंगल आई एंगल आर बहुत छोटे हैं तो इसको n1 i इज इक्वल टू n2 r भी लिख सकता हूं, अपनी जरूरत के हिसाब से देखना। ये i तो क्या भाई ये भी i, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। अच्छा ये r वर्टिकल के साथ ये रे ने जो एंगल बनाया दैट इज r, वर्टिकल के साथ इस रे ने जो एंगल बनाया दैट इज r, बना सकते हैं, ठीक है। इस डिस्टेंस को कुछ भी मान लो यार x, ठीक है। तो मेरे को पता है अगर मैं tan r लगाता हूं तो x बाई डी डैश आ जाएगा, और tan i लगाता हूं तो x बाई डी आ जाएगा। तो tan tan कर लेते हैं इसको, sin i लिखो tan i लिखो, i छोटा एक ही बात है, n2 tan r। तो मैंने क्या लिख दिया, n1 tan i की जगह क्या लिख दिया, x बाई डी, और n2 x बाई डी डैश, x से x कट गया तो सिंपल सा क्या आ गया, डी डैश अपॉन डी इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। फाइनली फॉर्मूला याद रखना भैया, यही काम का, ठीक है। एक बकवास 12वीं वाले बच्चों के लिए याद होती है, एक बार बस थोड़ा सा बता दिया आइडिया देने के लिए। तो डी डैश क्या याद रखना, डी डैश इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सरफेस, डी है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस, n2 है, कैसे याद रखना वो बता रहा हूं मैं, उसी से सवाल होगा। n2 है उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे जा रही है,
n1 है उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें से रे आ रही है, याद रखना। और ये सारी चीजें कहां बैठ के ऑब्जर्व करनी है आपको, ये सारी चीजें बैठ के ऑब्जर्व करनी है सरफेस पर। कहां बैठ कर? सरफेस पर, क्योंकि सारी डिस्टेंस वहीं से लिखनी है और किधर से रे आ रही है किधर से रे जा रही है तभी तो पता चलेगी जब सरफेस पे बैठ जाएंगे। जैसे वहां नहीं होता स्फेरिकल वगैरह में, साइड डिस्टेंस कहां से मेजर करी जाएंगी? पोल से। ऐसे यहाँ पे जो डी डैश और डी है वो कहां से मेजर करी जाएंगी? सरफेस से। किस सरफेस से? जो कि दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है। कैसा सरफेस होगा भैया? प्लेन ही सरफेस होगा तभी फॉर्मुला वैलिड है, नहीं तो वैलिड ही नहीं है। ये चीज याद रखना, डी डैश अपॉन डी इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। सवाल कर लेते हैं, भ्रम दूर हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लो। देखो भाई, अब आपको क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे करके यहां से रेज आ रही है और आपको ऐसे डायग्राम दे रखा है, डॉट डॉट करके यहाँ पे बना रखा है और यहाँ पे ओ लिख रखा है। ये इसकी डिस्टेंस दे रखी है आपको 60 सेंटीमीटर। ऊपर से रेज आ रही है और नीचे वाले में जा रही है 1.5 वाले में। आपको बताना है कि जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, मतलब फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, ये आपको बताना है। एक बार कोशिश करके देखो फिर मैं बताता हूँ, इसमें सीखने लायक है इस सवाल में। देखो, हमें बेसिकली पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है, मतलब हमें बताना है डी डैश। क्या बताना है? डी डैश। बताया था डी डैश इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सरफेस। क्या दे रखा है? डी दे रखा है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता है सरफेस से। पर यार ये कैसा ऑब्जेक्ट है, इससे रेज निकलने की वजह से इसमें रेज एंटर कर रही है, तो आपको शायद पता होगा इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो तरह के, एक रियल ऑब्जेक्ट एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट क्या होगा? जिससे रेज बाहर निकले। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होगा? जिसमें रेज अंदर जाती हुई लगे। ठीक है, अच्छा फिर ये रियल वर्चुअल इमेज भी है तो उसमें क्या है? उल्टा है जस्ट। क्या? अगर रेज अंदर जाती हुई लग रही है किसी इमेज में, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या? रियल इमेज। अगर रेज निकलती हुई लग रही है किसी इमेज से तो उसे क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। एकदम उल्टा फंडा है। ठीक, तो ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे और आपको इसकी इमेज की लोकेशन बतानी है। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मुला लगाते हैं जो भी होता है, डी डैश अपॉन डी इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। डी डैश निकालना है, डी यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस कितना है? 60 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। n2 यानी कि उस वाले मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे जा रही है। सरफेस पे बैठ जाओ, कहां जा रही है रे? बताओ कहां जा रही है? नीचे वाले में जा रही है। कितने में? 1.5 में। कहां से आ रही है? 1 वाले से। तो डी डैश की वैल्यू सिंपली कितनी हो जाएगी? 90 सेंटीमीटर। क्या समझ में? इसका मतलब डी डैश डी से बड़ा आ रहा है। हाँ, अरे हमने तो ऐसा पढ़ा था कि एपरेंट डेप्थ जो होती है वो तो रियल डेप्थ से कम होती है, ये ज्यादा कैसे हो गई? अरे जो आपने पढ़ा है ना वो खाली ऐसे के लिए पढ़ा है, जब आप जो हो वो रेयर मीडियम में हो और जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो डेंसर मीडियम में रखा हुआ है। जैसे पानी को देखते हो आप, बकेट का जो बेस है वो आपको कुछ लिफ्ट हुआ लगता है, तो वो डेंसर मीडियम है और हमारा रेयर मीडियम है जिसमें हम हैं। तो जब रेज आती हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है और जब उनको हम पीछे मिलाते हैं तो वो पहले ही मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रेज ऐसे आ रही है, क्या करूंगा? यहाँ पे नॉर्मल डालूंगा मैं। किधर जा रही है? रेयर से डेंसर जा रही है। जब रेयर से डेंसर जाएंगी तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, कुछ ऐसे। ऐसी रेयर से डेंसर जाएगी टुवार्ड्स द नॉर्मल, कुछ ऐसे। तो 60 से पहले मिलेंगी, 60 के बाद? 60 के बाद मिलेंगी ना भैया। और जहां पे मिलेंगी यही दूरी पर क्या बन जाएगी? इमेज। तो ये दूरी भैया कितनी है? अभी अभी निकाला भैया, 90 सेंटीमीटर है। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे रोक देते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको एक तो टीआईएफआर में आया हुआ सवाल बताऊंगा, क्या क्या उसका सॉल्यूशन है। बहुत सारी कंट्रोवर्सी, कई सारी आप किताबें देखोगे उसमें खाली आंसर लिखा हुआ होता है, कई सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स वगैरह में भी। ठीक है, तो बस आज का लेक्चर यहीं लास्ट करते हैं। क्वेश्चन वगैरह अपनी प्रैक्टिस करो, ठीक है, फिर करते हैं हम लोग आगे। थैंक यू।